हेलो। आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने हूं जो मानव जीवन में ह्यूमन बींग्स के लिए अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। अर्थात मनुष्य अपने नई संतति की उत्पत्ति करने के लिए क्या प्रक्रिया करता है, क्या सिस्टम उसमें क्रिएट रहता है जिससे वो अपने समान नई संतति की उत्पत्ति कर सकता है। साथ ही साथ ये टॉपिक समस्त 12वीं विज्ञान बोर्ड से 12वीं का 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। टॉपिक का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है इसमें 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं? 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जहां तक संभव है आपके पेपर का चौथा और पांचवा प्रश्न आएगा। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। आपके पेपर का चौथा और पांचवा प्रश्न है वो इसी चैप्टर में से आने वाले हैं, मानव जनन। सबसे पहले मैं बात करूं कि मानव जनन क्या है, मानव में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मनुष्य जनिक रूप से कैसा प्राणी है, और उसको जनन की आवश्यकता के दौरान किन किन अंगों की उपयोगिता रहती है। इन सब बातों के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट लूंगा सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि प्रत्येक जीव में नई संततियों की उत्पत्ति करना उसके जीवन का सबसे मुख्य कार्य होता है, और मनुष्य अपने जैसी नई संततियों को उत्पन्न करता है इसी मानव जनन की सहायता से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सहायता से। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर प्राणी अलग होता है और मादा प्राणी अलग होता है। नर में नर जननांग उपस्थित रहते हैं केवल, और मादाओं में केवल मादा जननांग उपस्थित रहता है। अर्थात मनुष्य के नर और मादा प्राणी अलग अलग होने के कारण इसको एकलिंगी प्राणी कहते हैं। अर्थात एक जीव में एक ही युग्मकों को उत्पन्न करने वाले जननांग उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ मनुष्य लैंगिक द्विरूपता भी दर्शाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि जन्निक अवस्था में या वयस्क अवस्था में मनुष्य का नर और मादा बाह्य विभेदन में देखने पर, बाह्य आंखों से देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं। अर्थात बाहर से देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये नर मनुष्य है और ये मादा मानव है या मादा मनुष्य है, क्योंकि नर में अल्प विकसित स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मादाओं की जन्निक अवस्था में पूर्ण विकसित स्तन ग्रंथियां उपस्थित रहती है। साथ ही साथ नर की आवाज अधिक भारी, वोकल कॉर्ड अधिक मोटे और छोटे होते हैं। मादाओं के जो स्वर तंतु होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज मधुर या सुरीली या तीखी होती है। अगला, नर की कद काठी अच्छी होती है और मादाओं की कद काठी नर की तुलना में कम होती है। अर्थात ये सब लक्षण जो है वो नर और मादा में लैंगिक द्विरूपता या लैंगिक विभेदन को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य परिचय के अंदर ही कि मनुष्य जो है वो एक जरायुज प्राणी है। कैसा प्राणी है? जरायुज। इसको सजीव सजीव प्रजक्ता भी कहते हैं, और इंग्लिश के में एक ही शब्द है विवी पैरस। मतलब ये होता है कि लैंगिक जनन के उपरांत मनुष्य में निचेसन जो होता है वो आंतरिक रहता है, और आंतरिक निचेसन के उपरांत बनने वाला जो भ्रूण है वो अपना भ्रूणीय परिवर्तन मादा शरीर के अंदर अपरा से अंतर संबंधित रहते हुए संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्तन दर्शाता है, और मादाएं पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती है। इसी क्रिया को सजीव प्रजक्ता या जरायुजता, जरायु यानी अपरा उपस्थित रहना, सजीव प्रजक्ता का मतलब है पूर्ण विकसित सजीव या पूर्ण विकसित शिशु को उत्पन्न करना। ये लक्षण मनुष्य में पाया जाता है। इसी सामान्य परिचय के बाद अपन मनुष्य में लैंगिक जनन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी बात करेंगे कि मनुष्य लैंगिक जनन के संबंधित अपने शरीर में क्या क्या क्रियाएं करता है। तो सबसे पहले नर मानव या नर मनुष्य अपने शरीर में उपस्थित नर जन्नांगों में जो मुख्य नर जन्नांग है उस मुख्य नर जन्नांग के रूप में उपस्थित जो वृषण है उस वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित रहती हैं। उन शुक्रजनक नलिकाओं में उपस्थित जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों के रूप में नर युग्मकों की उत्पत्ति करती है। उसी प्रकार से मादा के शरीर में उपस्थित मादा जन्नांगों में प्राथमिक मादा जन्नांग के रूप में अंडाशय उपस्थित रहता है। उस अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम
यानी जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणुओं यानी मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बनने वाले नर और मादा युग्मकों का बनना युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो पहली प्रक्रिया जो होती है लैंगिक जनन के दौरान वो है गैमेटोजेनेसिस। लैंगिक जनन के दौरान होने वाली जो पहली प्रक्रिया है वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन के बाद जो युग्मक बने हैं उन युग्मकों का स्थानांतरण होगा। युग्मकों का स्थानांतरण, जनन के दौरान बनने वाले युग्मकों का स्थानांतरण। तो अगली जो प्रक्रिया है जिसमें आप जानते हैं और या नहीं जानते हैं तो आज से आगे जानना शुरू कर दीजिएगा कि जो नर युग्मक बनते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और सामान्यतः अगतिशील होते हैं या बहुत कम गति करते हैं। अर्थात निषेचन से पूर्व नर युग्मक यन केन प्रकरणेन मादा युग्मकों तक गति करके जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं युग्मकों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा, उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण होगा। युग्मकों के स्थानांतरण के दौरान जन्नांगों की सहायता से विभिन्न प्रकार के सहायक जो जन्नांग है, जैसे नर का मैथुनांग जो होता है पेनिस सीसन, उसकी सहायता से नर अपने युग्मकों को यानी शुक्राणुओं को मादा जन्नांगों तक मैथुन क्रिया में इंसीमिनेशन यानी वीर्यसेचन की क्रिया से मादा जन्नांगों के अंदर पहुंचा देता है। वहां पहुंचने वाले जो नर युग्मक है वो नर युग्मक गतिशील करते हुए यानी गति दर्शाते हुए मादा जन्नांगों में उपस्थित अंडाणु तक पहुंचते हैं और अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो पहला क्रिया युग्मकों का निर्माण, दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण, तीसरा निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक अगुणित नर व मादा युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बनने वाला युग्मक, इस प्रकार से बनने वाला युग्मनज यानी जाइगोट अब मादाओं के अंडाशय में अंतररोपित या इम्प्लांट होगा। इस क्रिया को भ्रूण का अंतररोपण या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। अब जो भी 16 कोशिका की अवस्था है उसमें ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएं बनेगी और भ्रूण का मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के साथ अंतररोपण या अंतर संबंधन हो जाता है। उसके बाद अपरा का निर्माण होता है और अपरा निर्माण के दौरान संपन्न अपरा निर्माण के उपरांत जो संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्तन है वो भ्रूण अपने मादा के शरीर के अंदर रहते हुए ही मादा के साथ अंतर संबंधित अपरा के द्वारा होकर के और संपूर्ण भ्रूण परिवर्तन दर्शाता है। उसके बाद पूर्ण विकसित शिशु को मादा की बर्थ कैनाल या वेजिनल मार्ग या योनि मार्ग से बाहर निकालना डिलीवरी या प्रसव क्रिया या लेबर क्रिया कहलाती है। उसके बाद का जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो शेष जो शिशु का विकास है वो विकास मादाओं के शरीर पर उपस्थित स्तन ग्रंथियों से स्तनपान करते हुए दुग्ध पान करते हुए शिशु संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्तन दर्शाता है। तो ये थी मानव में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ मुख्य घटनाएं। अब मनुष्य में जो लैंगिक जनन है वो कुछ विशेष प्रकार के जन्नांगों से मिलकर बनने वाले जनन तंत्र में संपन्न होता है या जनन तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। तो इस क्रिया के लिए आप पहले ही जान चुके हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर मानव अलग होता है और मादा मानव अलग होती है। तो नर मानव में उपस्थित नर मानव के एंगोइनल रीजन या वक्षण क्षेत्र में या श्रोणी प्रदेश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जन्नांग मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से मादा शरीर के वक्षण क्षेत्र या श्रोणी क्षेत्र या एंगोइनल रीजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अंग, विभिन्न प्रकार के जन्नांग मिलकर के एक विभिन्न प्रकार के जन्नांग मिलकर के एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपके सामने संक्षिप्त में कुछ चित्र है, डायग्राम है। एक तरफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरी तरफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तरफ है नर जनन तंत्र, अर्थात नर का जो जनन तंत्र होता है उस के जनन तंत्र का निर्माण जो होता है उस जनन तंत्र में कौन कौन से जन्नांग उपस्थित रहते हैं उसको एक सामान्य चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब का ही चित्र है। देखिएगा चित्र अधिकांश या तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में से याद कीजिएगा या आप हस्तरस्थित चित्र अर्थात अपने हाथ से बना करके डायग्राम को याद रखिएगा। वो डायग्राम ही आपके काम के हैं। बाकी कहीं से स्टोर कर रहे हैं या अलग अवस्था का कोई डायग्राम है, चित्र है, तो आपके जीवन में काम नहीं आने वाला है। विशेष रूप से आपकी स्टडी से संबंधित कहीं पर कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि कभी कभी पेपर में सीधे डायग्रामेटिक प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं, चित्र से संबंधित प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं और वो प्रश्न आपके एनसीईआरटी की किताब में से आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस बात का सदैव ध्यान रखें। तो जो डायग्राम है वो आपके संपूर्ण
नर जनन तंत्र का है, अर्थात संपूर्ण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जिसमें सभी प्रकार के नर जननांग मिलकर के और इस नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें प्राथमिक या मुख्य नर जननांग के रूप में आपको वृषण उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। ये टेस्टिस है जो मनुष्य के उदर गुहा से बाहर, मनुष्य में उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में लटके हुए दो वृषण उपस्थित रहते हैं, जो उनके मुख्य जननांग होते हैं। ये वृषण है, एक वृषण इधर है, एक दूसरा वृषण इधर है। प्रत्येक वृषण है उसकी आंतरिक संरचना को अपन आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मनुष्य के नर जनन तंत्र में उपस्थित नर जननांगों की सामान्य चित्रीय व्यवस्था और उनके नामकरण और उनको किस स्थान पर उपस्थित कौन से जननांग को क्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र में जो सबसे मुख्य जननांग है वो वृषण है, और उस वृषण को टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित रहते हैं। एक वृषण ये है, दूसरा वृषण ये। अब ये जो वृषण है, इस वृषण के ऊपर कौमाकार एक बड़ी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार की, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है अधिवृषण। इसको कहते हैं अधिवृषण, इधर लिखा हुआ होगा ये एपिडिडाइमस है, अधिवृषण। अब वृषण है वो आंतरिक रूप से अनेक प्रकार के सेप्टा या पट्टिकाओं में विभिन्न रहता है। प्रत्येक वृषण है वो 8 से 10 पट्टिकाओं में विभिन्न रहता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिकुलर सेप्टा में विभेदित रहता है। टेस्टिकुलर सेप्टा जो है, प्रत्येक टेस्टिकुलर सेप्टा वृषणीय पट्टिकाएं है जो है वो वृषण की लोब्यूल्स या पिंडिकाओं में विभिन्न रहती है। और एक लोब्यूल्स के एक सेप्टा के अंदर 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित रहते हैं, यानी वृषणीय कुपिकाएं उपस्थित रहती है। उन कुपिकाओं के अंदर है वो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है 2 से 3 शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित रहती है। तो ये वृषण के अंदर टेस्टिकुलर सेप्टम दिख रहे हैं आपको। टेस्टिकुलर सेप्टम के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। प्रत्येक वृषण में 8 से 10 टेस्टिकुलर सेप्टम होते हैं, और उस प्रत्येक सेप्टम के अंदर 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उनके अंदर शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित रहती है, जो वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ जो शुक्रजनन नलिका है वो अत्यधिक कुंडलित अवस्था में रहती है। वो इन पूरे वृषण से बाहर निकलते समय एक अत्यधिक कुंडलित नलिकीय संरचना का निर्माण करती है, जिसको रेड टेस्टिस कहते हैं। इस रेड टेस्टिस से इस प्रकार की छोटी छोटी नलिकाएं बाहर निकलती है। वो 25 से 30 के आसपास नलिकाएं बाहर निकलती है। उन नलिकाओं को वासा एफ्रेंसिया या शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। शुक्रवाहिनियां नहीं, शुक्रवाहिकाएं, अर्थात शुक्राणुओं को वृषण यानी रेड टेस्टिस से अधिवृषण में स्थानांतरित करने में कार्य करती है। उसके अगला संरचना जो अधिवृषण है वो 3 भागों में विभेदित रहता है। अधिवृषण से एक पतली नलिकाकार संरचना बाहर निकलती है। ये इस प्रकार की एक नलिकाकार संरचना बाहर निकलती है, जो प्रत्येक अधिवृषण से बाहर, ये अधिवृषण है, इस अधिवृषण से ये पतली नलिकाकार संरचना बाहर निकल रही है। इस संरचना को आप कहते हैं शुक्र वाहिनियां। 2 वृषण होते हैं, 2 अधिवृषण होते हैं, और इन दोनों से एक एक शुक्रवाहिनी, अर्थात टोटल कितनी शुक्रवाहिनियां निकलेगी? 2 शुक्रवाहिनियां है वो बाहर निकलेगी, जो अधिवृषण से शुक्राणुओं को इस इजैकुलेटरी डक्ट तक स्थानांतरित करने का कार्य करती है। इस प्रकार से यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, और इस इजैकुलेटरी डक्ट से ऊपर ये इस प्रकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल्स है, जो शुक्राणुओं को अस्थायी संग्रहण करता है, साथ ही साथ शुक्राणुओं को पोषण भी उपलब्ध करवाता है, साथ ही साथ मैथुन क्रिया के समय निकलने वाले सीमन का 60% पार्ट स्रावित करने का कार्य करते हैं ये दोनों शुक्राशय। शुक्राशयों से आगे इजैकुलेटरी डक्ट या शुक्राशय है वो खुलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर या मूत्र मार्ग के अंदर। तो अगली जो सहायक ग्रंथियां हैं वो है प्रोस्टेट ग्रंथियां, जो पुरुषक ग्रंथि कहलाती है, और एक सिंघाड़े के आकार की, जहां मूत्र मार्ग है वो मूत्राशय से जुड़ता है, उसी स्थान पर एक सिंघाड़े के आकार की इस प्रकार की बहुपालीय ग्रंथि उपस्थित रहती है, जिसको अपन प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी मैथुन क्रिया के समय
क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण करती है, जिसके बारे में आगे अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। साथ ही साथ इस मूत्र मार्ग के पूरे मार्ग जी की जो अम्लीयता होती है, उस अम्लीयता को खत्म करने में सहायक होता है। अगली जो सहायक ग्रंथि है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड कहते हैं इसको। ये काउपर ग्लैंड है, वो भी एक जोड़ी उपस्थित रहती है, और जहां मूत्र मार्ग पेनिस यानी सीसन से जुड़ता है, उस स्थान पर ये एक जोड़ी ग्रंथि उपस्थित रहती है, जिसके द्वारा चिपचिपा श्वेत रंग का क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता और क्रियाशीलता को बनाए रखने के साथ साथ मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करने में सहायक होता है। इस प्रकार से अगला जो अंग है वो है पेनिस या ग्लांस, जिसको पेनिस या शिश्न या नर का मैथुनांग कहते हैं। इस मैथुनांग के जो अगला भाग है वो फूला हुआ भाग होता है, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, जिसके ऊपर पतली चमड़ी, मूवेबल चमड़ी उपस्थित रहती है, जिसको प्रेप्यूरिस या ग्लांस पेनिस की पोर स्किन कहलाती है। तो ये था आपका संपूर्ण मनुष्य का नर जनन तंत्र। इसी प्रकार से मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये मादा जनन तंत्र के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। किसका डायग्राम है? मादा जनन तंत्र के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। और यदि अनुप्रस्थ काट को न देखें और पूरे मादा जनन तंत्र का इस प्रकार का डायग्राम देखें तो भी आपके सामने किताब में आपको मिलेगा, और बोर्ड पे भी, बोर्ड की स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, ये नर जनन तंत्र का डायग्राम है। बहुत सिंपल और सीधा सटीक सा डायग्राम है। जैसे ऊपर से मूत्र वाहिनियां आ रही है, ये वृषण है, एक जोड़ी वृषण, इधर का एक और इधर का एक। इन वृषण के ऊपर अधिवृषण है, अधिवृषण से शुक्र वाहिनियां निकल रही है, शुक्र वाहिनियां इजैकुलेटरी डक्ट में खुल रही है, इजैकुलेटरी डक्ट के पार्श्व में शुक्राशय उपस्थित रहते हैं, जो शुक्राणुओं को अस्थायी संग्रहण में सहायक होते हैं। इससे आगे प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्री ग्लैंड और ये पेनिस, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। साथ ही साथ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें मुख्य या प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय या ओवेरी उपस्थित रहता है। आप ये देख रहे हैं उदर गुहा में दोनों वृक्कों के पार्श्व में बीजोवेरियम झिल्ली से आवृत एक जोड़ी अंडाकार या गोलाकार अंडाशय उपस्थित रहते हैं, जो मादाओं के प्राथमिक जननांग या प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जननांग के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनमें उपस्थित मादा जनन स्तर या जर्मिनल लेयर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मकों की उत्पत्ति होती है। इस अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ जननांग के रूप में ये जो भाग है, पूरा का पूरा भाग, वो यूट्रस या गर्भाशय कहलाता है। ये जो पूरा भाग है यूट्रस या गर्भाशय कहलाता है, जो मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा उल्टे नाशपति के आकार का उदर गुहा में स्थित भाग है, जो 3 प्रकार की परतों में विभेदित रहता है। सबसे जो बाहरी परत है वो पतली श्वेत तंतु में योजी उत्तक से बनी परत होती है, जिसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके अंदर की जो मध्य परत है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक गर्भाशयी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर की सबसे आंतरिक परत है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये मादा में उपस्थित ऐसी परत है जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात हाईली रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, जो वयस्क अवस्था में या जन्निक अवस्था में मादाओं में प्रत्येक महीने नहीं बनती है, और मासिक चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर उत्सर्जित होती रहती है। ऊपर का, अब ये तो उसकी आंतरिक संरचना थी, बाहरी संरचना देखें तो ऊपर का फूला हुआ भाग फंडस कहलाता है, ये बॉडी या काय कहलाता मध्य भाग, और नीचे का जो भाग है उसको सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा कहते हैं। सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा बाह्य ओस और इंटरनल ओस के द्वारा गर्भाशय में खुलती है, और बाह्य ओस के द्वारा वेजाइना या योनि मार्ग में खुलती है, जिसको बर्थ कैनाल या कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मादा भी कहते हैं, फीमेल का मैथुनांग भी कहते हैं इसको। अब इस तरफ आप देख रहे हैं फेलोपियन डक्ट उपस्थित रहती है, एक जोड़ी अंड वाहिनियां उपस्थित रहती है, जो इस अंडाशय से मुक्त होने वाले मादा युग्मक या अंडाणु को ग्रहण करने में सहायक है। जो फेलोपियन ट्यूब है वो 3 भागों में विभेदित रहती है। फेलोपियन डक्ट है वो 3 भागों में विभेदित रहती है। सबसे बाहरी जो भाग है इसको फेलोपियन फिम्बरी कहते हैं, जो
झालरनुमा या यूं कहें कि बाह्य फोल्डेड सूक्ष्मांकुरों में विभेदित रहती है। उसके अंदर एक ओस्टियम नामक छिद्र उपस्थित रहता है जो उदर गुहा में मुक्त होने वाले अंडाणु, यहाँ से जो अंडाणु निकलेगा उस अंडाणु को ये यहाँ से ग्रहण करती है। इसका ये फूला हुआ भाग फिलोपियन फिम्बरी कहलाता है। उसके बाहर का अंदर की तरफ का जो भाग इन्फंडिबुलम कहलाता है, इन्फंडिबुलम। और उससे आगे का अंडवाहिनी का सबसे फूला हुआ भाग है वो एम्पुला कहलाता है। इस स्थान पर फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन का जो स्थल है, पूछा जाए कि मनुष्य में, मानव मादाओं में जो निषेचन है वो किस स्थान पर होता है, तो आप कहेंगे अंडवाहिनी की एम्पुला भाग, जो अंडवाहिनी का सबसे फूला हुआ भाग है वहां पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। अंडवाहिनी का वह स्थल जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, पतला तंतुमय भाग होता है, इसको इस्थमस कहते हैं। ये पूरे के पूरे जननांग मिलकर के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दोनों सिस्टम को आपने डायग्रामेटिक रूप से देखा है। अब इन प्रत्येक जनन तंत्र में उपस्थित प्रत्येक जननांग को अपन विस्तार से उसकी आंतरिक संरचना, उसके कार्य और वो किस रूप में कैसे कहां उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात नर जनन तंत्र। आप अभी पढ़ रहे थे कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग के रूप में एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस उपस्थित रहते हैं। सहायक जननांग के रूप में एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, एक जोड़ी शुक्राशय, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल या काउफर ग्रंथि और पेनिस। ये सारी चीजें मिलकर के या ये सारे जननांग मिलकर के और एक नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसमें नर जनन तंत्र का जो सबसे प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग, वो है टेस्टिस या वृषण, जिसकी आंतरिक संरचना का चित्र है वो आपके सामने मल्टी कलर डायग्राम में हस्तस्थित डायग्राम है, जिसको आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है मनुष्य के प्राथमिक जननांग अर्थात वृषण की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिएगा। डेढ़ नंबर का प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वृषण की आंतरिक संरचना में आप देख रहे हैं कि वृषण जो है, सबसे पहली बात तो अपन ये कहेंगे कि वृषण मानव के नर जननांग का या नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग है। प्राथमिक जननांग क्यों है? क्योंकि इसी वृषण में उपस्थित शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उपस्थित जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित नर युग्मक या शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वृषण को, इसीलिए टेस्टिस को मनुष्य का प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग भी कहते हैं। ठीक बात है। दूसरी बात यह कि वृषण कहाँ स्थित रहते हैं, तो आप कहेंगे मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में स्थित रहते हैं। उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में स्थित रहते हैं। तो यहां प्रश्न ये बनता है कि वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में क्यों स्थित रहते हैं? वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में क्यों स्थित रहते हैं? तो आप ये बताएंगे कि वृषणों में जो शुक्र जनन की क्रिया होती है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, नर युग्मक जनन की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को संपन्न होने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस क्रिया को संपन्न होने के लिए जो तापमान चाहिए वो मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप से थोड़ा कम चाहिए। इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित रहता है। शुक्र जनन का अनुकूल तापमान मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप से थोड़ा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम चाहिए। इसलिए वृषण है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित रहता है। इज दैट क्लियर? ठीक बात है। अब
कभी कभी एक ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लैंगिक परिपक्वन के उपरांत भी वृषण वृषण कोशों में न रह करके उदर गुहा के अंदर छुपे हुए रहते हैं। उस अवस्था को, उस स्थिति को अपन कहते हैं छुपी वृषणता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, छुपी वृषणता इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म, छुपी वृषणता, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होती है? तो आप कहेंगे जनिक परिपक्वन के उपरांत भी यदि वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में स्थानांतरित नहीं होते हैं तो उस अवस्था को छपी वृषणता, छुपी वृषणता या क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी एक लाइन का प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसको छुपी वृषणता का क्या मतलब है। तो मनुष्य की जनिक परिपक्वन के उपरांत वृषणों का, टेस्टिस का उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थानांतरित नहीं होना छुपी वृषणता या क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाती। अब वृषण की आंतरिक संरचना की आप बात करें तो आप कहेंगे कि जो वृषण है, सामान्य जो वृषण है टेस्टिस, उसके आकार की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। वृषण का सामान्य आकार है। अब वृषण कोश है वो बाह्य संयोजी ऊतक से बना एक आवरण होता है जिसको स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं, जिसको रेड कलर से बता रखा है आपको। वृषण कोश स्क्रोटम कहलाता है। अब इस स्क्रोटम के अंदर की तरफ एक फैटी स्तर या वसा का स्तर उपस्थित रहता है जो एडिपोज टिश्यू का बना होता है, जो बाहर के अधिक या कम तापमान से वृषण की आंतरिक तापमान की अनुकूलताओं को बनाए रखने में सहायक होता है। ये एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर की ओर टेस्टिस उपस्थित रहता है। ये जो पूरी संरचना बता रखी, ये टेस्टिस की संरचना है। इस टेस्टिस की संरचना में संयोजी ऊतक से बने हुए 2 आवरण उपस्थित रहते हैं, जिसमें से बाह्य आवरण को, ये बाहरी आवरण है जिसको ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं, और आंतरिक जो आवरण है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका वेजिनालिस यानी यौनिक स्तर, और इसको श्वेत कंचुक या श्वेत स्तर भी कहते हैं, या श्वेत स्तर भी कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जो आंतरिक स्तर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो वृषण के आंतरिक भागों में कुंडलित होकर के, वलित होकर के या फोल्डिंग होकर के अनेक टेस्टिकुलर सेप्टा का निर्माण करता है। यह है टेस्टिकुलर सेप्टा। यह है इसका आंतरिक स्तर जो यहां से वलित होना शुरू हुआ है। इस प्रकार से अंदर फोल्डिंग होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 8 से 10 टेस्टिकुलर सेप्टा का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से बनने वाले ये वृषणीय पट, में क्या कहते हैं? वृषणीय पट है। इन वृषणीय पट के अंदर टेस्टिकुलर ल्यूब उपस्थित रहती है। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर सेप्टा के अंदर कितनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित रहती है? तो आप कहेंगे एक सेप्टा में 250 के आसपास लोब्यूल्स उपस्थित रहती है। ये बनते किससे हैं? आप कहेंगे जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक स्तर होता है, वृषण के बाहर के श्वेत योजी ऊतक से निर्मित जो श्वेत कंचुक स्तर है, वो अंदर ही अंदर फोल्डिंग होकर के और टेस्टिकुलर सेप्टा का निर्माण करता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर सेप्टा के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित रहती है 250 तक, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अर्थात प्रत्येक वृषणीय पुट्टिकाएं, जो पट्टिकाएं, ये पट्टिकाएं हैं और ये पट्टिकाएं जिनके अंदर उपस्थित रहती टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जो संयोजी ऊतक है उसके अंदर उपस्थित रहती 2 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र जनक नलिकाएं, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं हिंदी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, शुक्र जनक नलिकाएं
ये शुक्रजनक नलिकाएं ही वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अर्थात वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शुक्रजनक नलिकाएं कहलाती है, जिनमें उपस्थित जर्मिनल एपिथेलियम यानी जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों के रूप में शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात शुक्र जनन इसी नलिकाओं के अंदर होता है। तो वृषण की आंतरिक स्तर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर वलित होकर के टेस्टिकुलर सेप्टा में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में उपस्थित रहती है शुक्र जनन नलिका। ये पतली लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी आंतरिक संरचना कैसी है अपन आगे स्टडी करेंगे। अब जितने भी वृषण में ये शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये शुक्रजनक नलिकाएं वृषण से बाहर निकलने से पूर्व अत्यधिक कुंडलित होकर के एक विशेष प्रकार की मोटी नलिकाकार संरचना का निर्माण करती है। इस संरचना को आप कहते हैं रैट टेस्टिस। इस रैट टेस्टिस से लगभग 20 से 30 सूक्ष्म नलिकाएं बाहर निकलती है। इस रैट टेस्टिस से लगभग 20 से 30 सूक्ष्म नलिकाएं बाहर निकलती है, जिनको शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं या इनको अपवाही नलिकाएं भी कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं या अपवाही नलिकाएं कहते हैं, और इंग्लिश में इनका एक ही नाम है वासा एफ्रेंसिया। ये नलिकाएं रेड टेस्टिस से अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस को जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शुक्रजनक नलिका होती है। उस शुक्रजनक नलिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो अगुणित नर युग्मक या शुक्राणु बनेंगे, वो शुक्राणु रेड टेस्टिस में आ जाएंगे और रेड टेस्टिस से इन्हीं अपवाही नलिकाओं या शुक्र वाहिकाओं के द्वारा आ जाते हैं रेड टेस्टिस में। तो रेड टेस्टिस में आने वाले शुक्राणु जो होते हैं वो इन अपवाही नलिकाओं या शुक्र वाहिकाओं द्वारा आ जाते हैं अधिवृषण में। ये जो एक कौमाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, छोटी कौमाकार संरचना जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, ये पूरी की पूरी संरचना है वो अधिवृषण या एपिडिडाइमस कहलाती है। अधिवृषण या एपिडिडाइमस कहलाती है, जो 3 भागों में विभेदित रहती है। सबसे ऊपरी मोटा शीर्ष जो भाग है उसको कैपुट एपिडाइमस या शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। बीच का बुढ़ा हुआ कौमे आकार का जो भाग है उसको आप कॉर्पस एपिडिडाइमस या बॉडी या काय अधिवृषण कहते हैं। और निचला जो मुड़ा हुआ वापस कौमे के आकार का जो पतला भाग है उसको आप कॉर्डा या पूंछ एपिडाइमस भी कहते हैं, अधिवृषण भी कहते हैं। जो नीचे की ओर गुबर्नेकुलम एक टिश्यू है, संयोजी टिश्यू है, उसकी सहायता से स्क्रोटम से जुड़ा रहता है। और इसका जो अंतिम भाग है पुच्छ अधिवृषण, उससे एक पतली नलिका बाहर निकल रही है, वो यहाँ से होकर के इस वृषण से बाहर निकल रही है, यानी वृषण कोश से बाहर निकल रही है। इस नलिका को वासा डेफरेंसिया या शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिकाएं हैं और ये शुक्र वाहिनी, याद रखना इसके नाम में। ये वासा एफ्रेंसिया है और ये वासा डेफरेंसिया है। वासा एफ्रेंसिया जो है वो रेड टेस्टिस से शुक्राणुओं को अधिवृषणों की ओर लाने का कार्य करती है। वासा एफ्रेंसिया रेड टेस्टिस से नर युग्मक या शुक्राणुओं को अधिवृषण की ओर लाती है और वासा डेफरेंसिया अधिवृषणों से शुक्राणुओं को शुक्राशयों की ओर स्थानांतरित करने का कार्य करती है। ये बात सदैव याद रखिएगा। तो ये जो पूरा भाग है वो स्क्रोटम और इसके अंदर उपस्थित रहते हैं टेस्टिस और एपिडाइमस यानी अधिवृषण, दोनों चीजें। साथ ही साथ आपको ये बात बता दूं, ये जो भाग है, ये जो स्थान है, इसको आप इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इंग्वाइनल कैनाल, वक्षण नाल कहते हैं। इस वक्षण नाल में वृषण जो है वो एक विशेष प्रकार की मांसपेशी के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं डॉर्टस मस्कुलाई मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में वृषण एक विशेष प्रकार की पेशी द्वारा लटके रहते हैं या जुड़े रहते हैं। उस पेशी का नाम है डॉर्टस मस्कुलाई मसल्स। तो ये वृषण की आंतरिक संरचना हुई है। अब वृषण की आंतरिक संरचना के बाद आप ये कहेंगे कि वृषण में आंतरिक
संरचना के रूप में सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो थी वो कौन उपस्थित है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन उपस्थित है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित है, यानी शुक्रजनक नलिका उपस्थित है। इस शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना भी अपन देख लेते हैं। तो शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका एक संयोजी ऊतक के बड़े आवरण से घिरी रहती है, जिसको ट्यूनिका प्रोपिरिया कहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका एक संयोजी ऊतक के पतले आवरण से घिरी रहती है, जिसका नाम है ट्यूनिका प्रोपिरिया। तो आप अभी यहाँ नाम में मैंने नहीं दिखा रखा है, अभी आपको बता देता हूँ कि शुक्रजनक नलिका की बाहरी जो पतली परत है इसका नाम क्या है। ये जो नाम है वो है ट्यूनिका प्रोपिरिया। ये एक शुक्रजनक नलिका, ये दूसरी शुक्रजनक नलिका, ये तीसरी शुक्रजनक नलिका, ये चौथी शुक्रजनक नलिका, और इन सभी के सभी शुक्र यानी वृषण की जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसकी अनुप्रस्थ काट को यहाँ काटा है, जिसमें आपको एक शुक्रजनक नलिका तो पूरी दिख रही है और दूसरी शुक्रजनक नलिका है वो उनके आधे आधे भाग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा भाग इसका दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसका दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसका दिखाई दे रहा है। अब इस लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अनुप्रस्थ काट को काट के आप देखें तो यहाँ पर संयोजी ऊतक उपस्थित रहता है। इस संयोजी ऊतक के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर ये रक्त वाहिनियां भी उपस्थित रहती है, तंत्री के तंतु भी उपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ में ये कुछ कोशिकाओं के समूह या झुंड उपस्थित रहते हैं। इनका नाम यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो कोशिकाओं का समूह या झुंड है उनको लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। साथ ही साथ वृषण की बाहरी आवरण ट्यूनिका प्रोपिरिया, उसका जो आंतरिक आवरण है जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी कला से बनी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी कला उपस्थित रहती है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी कला उपस्थित रहती है। ये जो आवरण है इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी कला। आधारी कला जिसके अंदर की ओर ये एक कोशी की परत उपस्थित रहती है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला कह रहे हैं। आपके बोर्ड की स्क्रीन पे आपको दिख रही है काले रंग की जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाहर ट्यूनिका प्रोपिरिया। एक शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट की बात कर रहा हूं, बाहर ट्यूनिका प्रोपिरिया, उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक कोशी की परत दिखाई दे रही है, वो परत है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। ये द्विगुणित कोशिकाओं की एक परत होती है, अर्थात शुक्रजनक नलिका का संपूर्ण जो ऊतकीय संरचना है वो द्विगुणित कोशिकाओं से बनी होती है। इस जनिक उपकला या जर्म कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जनिक उपकला या जर्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया उत्पन्न होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो अगुणित कोशिकाएं होती है और ये अगुणित कोशिकाएं आगे एक गतिशील शुक्राणु में रूपांतरित हो जाती है। साथ ही साथ आप इस जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ बड़े आकार की स्तंभाकार कोशिकाओं भी देख रहे हैं। इन बड़े आकार की स्तंभाकार कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, जो स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया में बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शुक्रजनक नलिकाओं में उपस्थित बड़े आकार की स्तंभाकार कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं कहलाती है, जिनकी खोज थी सर्टोली ने की थी, इसलिए इनको सर्टोली की कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं इन शुक्र जनन की क्रिया में बनने वाले अगुणित नर युग्मकों या शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तो यह है आपकी शुक्रजनक नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट। साथ ही साथ यहाँ इस सर्टोली कोशिकाओं पर ये शुक्राणु आपको दिख रहे हैं चिपके हुए पड़े हैं, क्योंकि ये शुक्राणु पोषण इन्हीं नलिकाओं से अवशोषित करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो योजी ऊतक का आवरण था, इस आवरण के अंदर बाहर की तरफ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती है, जिनको लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल कहलाती है। ये कोशिकाएं अत्यंत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं, अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है, जिनसे एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। इन लीडिंग कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है, उस हार्मोन को कहते हैं एंड्रोजन, या इसी हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसे ही नर का लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन ही शुक्राणुओं को ये निर्माण या शुक्र जनन की क्रिया
को प्रेरित करता है। जब तक वयस्क अवस्था नहीं आती, अर्थात नर की में जन्निक अवस्था नहीं आती, तब तक इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नहीं होता। जन्निक अवस्था आने के बाद, बात को थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो केवल हमारी क्लास में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। जैसी वयस्क अवस्था आती है तब हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, उस हाइपोथैलेमस से एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसको गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो होता है, अग्र पीयूष ग्रंथिक भाग जो होता है, उस भाग से एक विशेष प्रकार के एंड्रोजेनिक हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। और वो एंड्रोजेनिक हार्मोन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एलएच होता है और दूसरा एफएसएच होता है। इस एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और एफएसएच को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये नर में भी निकलते हैं और मादा में भी निकलते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन वयस्क अवस्था में नर कि हाइपोथैलेमस से भी स्रावित होता है और वयस्क अवस्था या जन्निक अवस्था आने के बाद मादा के हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन स्रावित होता है। तो मादाओं में तो यह हार्मोन जो स्रावित हो रहा है वो अग्र एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्र पीयूष ग्रंथि में इस एलएच और एफएसएस के स्रावण को प्रेरित करता है। अब नर के अंदर इन हार्मोनों का नाम थोड़ा अलग हो जाता है। ये एलएच है, उसको नर में कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो नर में। एलएच हार्मोन मादा में एलएच कहलाता है, नर में वही हार्मोन क्या कहलाता है? इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात अंतराली कोशिका उत्प्रेरण हार्मोन, अंतराली कोशिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, फिर हाइपोथैलेमस से स्रावित होने के बाद ये जाता है और अग्र पीयूष ग्रंथि को एक विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो नर में वो हार्मोन होता है, उसको इंटरस्टिडियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन इन लीडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है, किसके लिए? इस विशेष प्रकार के एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए। अर्थात आपसे कभी पूछा जाए कि जन्निक अवस्था में आने से पहले शुक्र जनन की क्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो ये इंटरस्टिडियल सेल तो जन्म से ही इंटरस्टिडियल सेल तो जन्म से ही आपके टेस्टिस में उपस्थित है, किंतु वो इस हार्मोन की अनुपस्थिति के कारण इस हार्मोन का स्रावण नहीं करती, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नहीं करती। जैसे ही हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकसित या विकास होने लग जाता है। अर्थात इसको नर हार्मोन या नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने वाला, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब है आवाज का भारी होना, कद काठी अधिक बढ़ जाना, दाढ़ी मूछों का उग जाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाना। ये सारे जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो उनकी जन्निक प्रावस्था में आने के बाद उत्पन्न होते हैं, और वो सारे उत्पन्न होते हैं इसी नर लैंगिक हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो आपकी शुक्रजनक नलिकाओं के बीच उपस्थित जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की लेडिंग या अंतराली कोशिकाओं या इंटरस्टिडियल सेल से स्रावित होकर और इन सारे लक्षणों का नियंत्रण कर रहा है। अब मादा में तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राथमिक पुट्टिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है, किंतु नर के अंदर जो ये हार्मोन होता है वो हार्मोन इस सर्टोली कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। नर में भी हार्मोन निकलते हैं, कम मात्रा में निकलते हैं, मादाओं में अधिक निकलते हैं। तो नर में जो ये एफएसएस हार्मोन निकलता है वो सर्टोली कोशिकाओं में, सर्टोली कोशिकाओं को एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जो क्या काम करते हैं? उनका काम ये रहता है कि अंतराली कोशिकाएं अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करें। अर्थात आपके शरीर में जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने के लक्षण है, या आप में कितने शुक्राणु बनेंगे, आप जन्निक रूप से कितने प्रबल होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन कितनी मात्रा में निकल रहे हैं। ये हार्मोन अधिक मात्रा में निकल रहे हैं तो आप जन्निक रूप से प्रबल होंगे, आप में नपुंसकता की जो क्षमता है, नपुंसकता का जो लक्षण है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप पूर्ण रूप से पुरुष कहलाएंगे। अब शुक्रजनक नलिका प्रश्न की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसको आपने विस्तार से पढ़ लिया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे अधिप्रश्न या एपिडिडर्मिस। आप कहेंगे मनुष्य में एक जोड़ी अधिप्रश्न शुक्राणु के ऊपर कौमाकार संरचना के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो
आंतरिक रूप से अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना से मिलकर बने होते हैं और जिसकी बाह्य संरचना 3 भागों में विभेदित रहती है। सबसे ऊपरी जो भाग है उसको कॉप्ट एपिडिडाइमस, कॉप्ट एपिडिडाइमस या कॉप्ट एपिडिडाइमस या शीर्ष अधिवर्षण कहते हैं। जो ऊपरी चौड़ा फूला हुआ भाग होता है, उसके मध्य जो भाग होता है उसको कॉर्पस या बॉडी एपिडिडाइमिस कहते हैं और सबसे निचला पतला मुड़ा हुआ जो भाग है वो कोडा एपिडिडाइमिस या पुच्छ अधिवृषण कहते हैं। ये अधिवृषण के 3 ही भाग है। अब अधिवृषण है वो अपने 3 भागों में उपस्थित रहते हुए क्या कार्य करता है? तो सबसे पहला जो इसका कार्य है, संरचना बहुत नॉर्मल है, अधिवृषण के जो कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे पहला जो कार्य है अधिवृषण का वो कार्य है शुक्राणुओं का संग्रहण। शुक्र जनन की क्रिया से यहाँ उपस्थित सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्र जनन की क्रिया से जो शुक्राणु बनेंगे वो रेड टेस्टिस और रेड टेस्टिस से निकलने वाली अपवाही नलिकाओं द्वारा अधिवृषण में आते हैं और अधिवृषण शुक्राणुओं को 1 महीने तक संग्रहित करने की क्षमता रखता है, अर्थात शुक्राणुओं को 1 महीने तक संग्रहित करने की क्षमता रखता है। दूसरा जो इसका कार्य है वह शुक्राणुओं का परिपक्वन, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं का जो प्राथमिक परिपक्वन होता है वो अधिवृषण में होता है। तीसरा है कि ये शुक्राणुओं को पोषण पदार्थ उपलब्ध करवाने में सहायक होता है। इसमें जो संग्रहित रहते हैं शुक्राणु उनको पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने में सहायक रहता है। और चौथा जो इसका कार्य है कि शुक्राणुओं के विघटन, यदि कुछ शुक्राणु कमजोर थे या कार्यशील नहीं थे उनका विघटन इसमें हो जाता है और विघटन शुक्राणुओं से जो पदार्थ निकलते हैं उनको ये अवशोषित भी कर लेता है। तो ये 4 कार्य थे अधिवृषण के। अधिवृषण से बाहर निकलती है शुक्रवाहिनियां, एक इधर की शुक्रवाहिनी जा रही है, एक इधर की शुक्रवाहिनी जाती है, अर्थात अधिवृषण से बाहर निकलने वाली पतली लंबी नलिकाकार संरचना जो शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशयों तक स्थानांतरित करती है क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनियां कहलाती है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में 1 जोड़ी शुक्रवाहिनियां उपस्थित रहती है। अब कार्य क्या है? शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशयों तक स्थानांतरित करना। अब अगली जो संरचना है वो है शुक्राशय। आपको ये 1 जोड़ी शुक्राशय दिखाई दे रहा है, एक ये शुक्राशय है, दूसरा ये शुक्राशय है। शुक्राशय नर जनन तंत्र में मुख्य जननांग भी है। मुख्य इसलिए है क्योंकि ये शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करता है। अब अस्थायी संग्रहण का मतलब है कितने समय तक संग्रहित होगा, ये टाइम कोई फिक्स नहीं है। किंतु यहाँ शुक्र जनन से बनने वाले शुक्राणु अधिवृषण में आए, अधिवृषण से वासा डिफरेंशिया अर्थात शुक्रवाहिनियों द्वारा जाके शुक्राशय में स्टोर हो गए। जब तक मैथुन की क्रिया नहीं होगी, जब तक कोइटस या कॉपुलेशन नहीं होगा, तब तक ये आने वाले शुक्राणु इस सेमिनल वेसाइकल में संचित रहते हैं। और यदि भर जाता है, ये भरने के बाद नाइट स्विच अर्थात रात्रिकालीन स्वप्न की क्रिया में स्खलन की क्रिया हो जाती है, जिसमें मनुष्य को ऐसे मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं सोई हुई अवस्था में, जिससे ये भरे हुए शुक्राशय शुक्राणु जो है वो जैसे पानी नल के नीचे रखी हुई बाल्टी भरने के बाद उस बाल्टी से पानी बाहर गिरता है, उसी प्रकार से शुक्राशयों के भर जाने के बाद सीमन या वीर्य किसी अनैच्छिक क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इसी क्रिया को रात्रिकालीन स्खलन की क्रिया कहते हैं, स्वप्न दोष हिंदी में कहते हैं। स्वप्न दोष को अधिकांश लोग बीमारी के रूप में मानते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके प्रतिदिन होता है। तो वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, पर यह क्रिया लंबे समय तक मैथुन नहीं करने से शुक्राणु है वो शुक्राशय भर देते हैं। तो उसके बाद जैसे नल के नीचे रखी हुई बाल्टी पानी से भरने के बाद पानी बाहर गिरता है, उसी प्रकार से शुक्राशयों के भर देने के बाद यदि वीर्य का परिस्खलन हो रहा है या स्वप्न दोष हो रहा है तो वो कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं होता है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो शुक्राशय है वो शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करते हैं। साथ ही साथ क्या है, इन शुक्राशयों में पहला कार्य है, संरचना आपने देख ली, छोटे पतली गुंबदनुमा नलिकाकार संरचना है। जो कार्य जो इनका है वो शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करना पहला कार्य। दूसरा जो ये कार्य है, ये चिपचिपे क्षारीय तरल पदार्थ का स्त्रावण करते हैं जो नर जनन तंत्र की अम्लीयता को खत्म करते हैं। साथ ही साथ ये
जो वीर्य निकलता है उस वीर्य में जो 60% पार्ट होता है वो शुक्राशयों से स्रावित होता है। अर्थात सीमन के अंदर सीमन का 60% जो भाग है वो शुक्राशयों का स्रावण से बना होता है। साथ ही साथ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुक्राशयों द्वारा कुछ ऐसे प्रकार के, एक तो सुक्रोज का स्रावण होता है, सॉरी फ्रुक्टोज का स्रावण होता है, कुछ प्रोटीन भी स्रावित होते हैं, और कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन शुक्राशयों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ है जो वीर्य के साथ मादा जननांगों में जाते हैं और वीर्य के साथ शुक्राणुओं की गतिशीलता को बनाए रखते हैं, शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ मादा जननांग में जाकर के और मादा जननांग में जाकर के और गर्भाशय में क्रमांकुंचन गति को बढ़ाते हैं, और गर्भाशय की इसी क्रमांकुंचन गति के कारण शुक्राणु गर्भाशय में आगे गति करते हुए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में जाकर के नीचे से आप फर्टिलाइजेशन की क्रिया को आसानी से संपन्न कर देते हैं। तो गर्भाशय में क्रमांकुंचन की गति को उत्पन्न करने वाले जो रासायनिक पदार्थ है उनको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो शुक्राशयों से स्रावित होते हैं। अगला है इजेकुलेटरी डक्ट या स्क्लर नलिका। ये पतली नलिकाकार संरचना है, ये इजेकुलेटरी डक्ट है जो शुक्राशयों से नर जनन मूत्र मार्ग को जोड़ती है, शुक्राशयों से नर जनन मूत्र मार्ग को जोड़ती है। पतली लंबी नलिकाकार संरचना है जो शुक्राशयों से नर जनन मार्ग को जोड़ती है। तो आप कह रहे हैं कि यहां से जो शुक्राणु बनते हैं सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनक नलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ शुक्राणु बनेंगे। ये शुक्राणु यहाँ से बनने वाले शुक्राणु यहाँ उपस्थित रेस्ट टेस्टिस में आ जाते हैं। रेस्ट टेस्टिस से बाहर निकलती है अपवाही नलिकाएं, उन अपवाही नलिकाओं के माध्यम से आ जाते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण से चले जाते हैं शुक्रवाहिनियों में, शुक्रवाहिनियों से चले जाते हैं शुक्राणुओं में, सॉरी शुक्राशयों में, और शुक्राशयों से जाते हैं इजेकुलेटरी डक्ट से, इजेकुलेटरी डक्ट से जाते हैं नर जनन मूत्र मार्ग में, और जनन मूत्र मार्ग से प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए और चले जाते हैं सीसन में, और सीसन से ड्यूरिंग कोइटस या कॉपुलेशन या मैथुन या सेक्स के समय मादा के जननांगों में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये थी आपके शुक्राणुओं का बन करके और मादा जननांगों तक जाने की क्रिया। अगला जो आपका नर जननांग है वो है सीसन या पेनिस, सीसन या पेनिस। ये नर का जननांग है जो नर का मैथुनांग भी कहलाता है। एक पेशीय संरचना है जिसमें विशेष प्रकार के आंतरिक खोखले रक्त कोटर उपस्थित रहते हैं। इन रक्त कोटरों में ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग मैथुन, कोइटस कॉपुलेशन या मैथुन या सेक्स की क्रिया के समान दौरान कुछ विशेष प्रकार के तंत्रिकीय संवेग या आवेग उत्पन्न होते हैं, और उन आवेगों के कारण इन रक्त कोटरों में लिंग के अंदर 3 प्रकार के रक्त कोटर, पेनिस में 3 प्रकार के रक्त कोटर उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से ये 2 रक्त कोटर है वो पृष्ठीय रूप से उपस्थित रहते हैं, ये पूरा पेनिस है। ये 2 कोटर है जो अधिक मोटे होते हैं, ये पृष्ठीय रूप से उपस्थित रहते हैं, और एक कोटर है वो पतला होता है जो अदर रूप में उपस्थित रहता है। पृष्ठीय जो रक्त कोटर है उसको कॉर्पोरा कॉवर्नोसम, इनको और ये जो है वो कहलाता है कॉर्पोरा स्पंजियोसम, कॉर्पोरा कॉवर्नोसम और कॉर्पोरा स्पंजियोसम। विशेष प्रकार के तंत्रिकीय आवेगों के कारण इन रक्त कोटरों में रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिससे रक्त संचरण अधिक होने से ये रक्त कोटर रक्त से भर जाते हैं, और रक्त कोटर जब रक्त से भर जाते हैं तो ये पेशीय जो संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो मोटा, लंबा और कड़ा हो जाता है, जो मैथुन क्रिया के समय अपने नर युग्मकों को मादा के जननांगों तक स्थानांतरित करने में सहायक होता है। इसी पेनिस का जो अगला भाग है वो फूला हुआ, चिकना, मोटा होता है, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ होगा ऊपर का जो ये निचला भाग है फूला हुआ मोटा भाग होता है,
चिकना भाग होता है, इसको सीसन मुंड या ग्लास पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की गतिशील पतली चमड़ी उपस्थित रहती है, त्वचा उपस्थित रहती है, जिसको ग्लास पेनिस स्किन या परप्यूरस कहते हैं। ये गतिशील होती है। फोर स्किन या परप्यूरस कहलाती है, जो मैथुन क्रिया के समय पीछे हट जाती है, और ये जन्नांग जो है, मैथुनांग है, वो मादा जन्नांगों यानी योनि के अंदर प्रवेशित होते हुए वीर्य सेचन या इंसीमिनेशन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं को मादा जन्नांगों तक छोड़ देता है, मादा जन्नांगों में स्थानांतरित कर देता है। तो ये तो थे नर जन्नांग। अब कुछ सहायक नर जन्नांग के रूप में कुछ सहायक ग्रंथियां भी उपस्थित रहती है। उसमें से सबसे पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको पुरुषक ग्रंथि भी कहते हैं, या पुरुषक या पुरुष ग्रंथि भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये मूत्राशय की गिरवा का वह स्थान जो नर मूत्र मार्ग से जुड़ता है, यानी मूत्राशय की गिरवा पर उल्टे सिंगाड़े के आकार की या सिंगाड़े के आकार की बहुपालीय ग्रंथि उपस्थित रहती है, जो मूत्र मार्ग को चारों ओर से कवरित करती है, और इस ग्रंथि के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के क्षारीय चिपचिपे तरल पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करने में सहायक होते हैं। अगला, कुछ एक जोड़ी ग्रंथि इस पेनिस और मूत्र मार्ग के संयोजन स्थल पर यहां पर भी उपस्थित रहती है। ये ग्रंथियां, इन ग्रंथियों को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा भी श्वेत रंग के क्षारीय चिपचिपे तरल पदार्थ का स्त्रावण होता है। श्वेत रंग के क्षारीय लिचलिचे चिपके तरल पदार्थ का स्त्रावण होता है, जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करता है। साथ ही साथ शुक्राणु अम्लीय अवस्था में, अम्लीय माध्यम में जीवित नहीं रह पाते, इसलिए उनको जीवित रखने के लिए इस प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी काउपर ग्लैंड से कुछ विशेष प्रकार के चिपचिपे क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है। इनमें स्रावित होने वाले तरल पदार्थ में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन भी उपस्थित रहते हैं, जो फेरोमोन का कार्य करते हैं और मादाओं को या नर और मादा में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को उत्पन्न करते हुए मैथुन की क्रिया के लिए उत्तेजित भी करते हैं। साथ ही साथ ये चिपचिपे होते हैं, जो मैथुन मार्ग में या जनन मार्ग या जन्नांगों पर चिकनाहट उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मैथुन या कोइटस की क्रिया आसानी से संपन्न की जा सकती है। तो ये था आपका नर जनन तंत्र और नर जन्नांगों का बनना, जिसमें मुख्य हार्मोनल और इंटरनल क्रियाएं क्या क्या होती है, ये सारी बातें अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं। मादा जनन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें। आज इतना ही, नेक्स्ट कल देखें।